नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कल की तैयारी, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कल के बाजार के लिए सटीक और सही रणनीति। साथ ही आपको बताते हैं वो वीआईपी शेयर्स जो आपको कमा कर देते हैं दमदार मुनाफा। शो की शुरुआत करेंगे ऑन द शो के साथ। बताएंगे आपको बाजार में आज की तेजी जो बरकरार रही है उसके पीछे क्या वजह रही, साथ ही उड़ान भरने से पहले ही जेट एयरवेज को क्या झटका लगा है और कल के लिए आपको बताएंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। चलिए शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर एक बार फिर से आज का दिन रहा शानदार तेजी का। निफ्टी 17,900 का आंकड़ा पार कर गया और साथ ही सेंसेक्स की बात करें 60,000 के पार आज हमने देखा है कि क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बदौलत बाजार में काफी जोश रहा है। 850 अंकों की तेजी हमने यहां पर देखी है। निफ्टी का ये स्तर जो है वो 16 नवंबर 2021 और सेंसेक्स का 17 नवंबर 2021 के बाद का लेवल हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल बाजार में कहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, किन सेक्टर्स में आज हमने हलचल देखी है, तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज भी तेजी जारी थी और आज हमने देखा कि निफ्टी ने 17,900 के ऊपर क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। और आज क्लियरली जो मोमेंटम देखा गया वो बैंकिंग स्टॉक में देखा गया। बैंकिंग शेयरों के दम पर आज बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। इसके अलावा फाइनेंशियल और मेटल शेयरों से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमने देखा। एफआईसी कैश मार्केट में भी लगातार तीसरे दिन से खरीदारी ही चल रही थी। अगर 3 दिनों में देखेंगे तो कैश में भी अच्छी बाइंग दिखी। एफआईसी की तरफ से करीब 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स भी खरीदे हैं और इसी के चलते देखिए हम बाजार में लगातार एक तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में आज हमने देखा कि आईटी, पावर और फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस थे आज के टॉप गेनर्स। मजबूत क्वार्टर 3 के जो अपडेट नंबर्स आए हैं उसके चलते आज बजाज फाइनेंस मजबूत था। जेएसडब्ल्यू स्टील में आज अच्छी तेजी थी और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बैंकिंग में जो तेजी थी उसको लीड किया है। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में आज कमजोरी दिखी है। आईटी शेयरों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये सभी टूटे थे आज और डिवीज लैब में भी आज कमजोरी देखी गई है। मेटल स्टॉक्स में आज जो हलचल थी उसमें जिंदाल स्टील तो था ही, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और टाटा स्टील यहाँ पर भी आज मजबूत गेन्स देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स खबरों के दम पर भी चले हैं। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस तरह के क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं उसके चलते आज यहाँ पर तेजी दिखी। बजाज फाइनेंस में भी जो अपडेट्स आए वो भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और थर्मेक्स ने भी कुछ ऑर्डर्स जीते हैं और इसके चलते आज सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी तेजी का जो रुझान था वो बना हुआ था। फर्टिलाइजर शेयरों में आज एक अच्छा बाइंग देखी गई। चंबल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और कुछ और स्पेस जहाँ पर की तेजी देखी गई इसमें पेपर स्टॉक्स में देखिए सेशा साई पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर्स और जेके पेपर्स, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉकेट्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए, तो ये तो था बाजार का आज का पूरा राउंड अप, लेकिन अब कल की तैयारी के लिए हम मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ है हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन और ये सिक्योरिटीज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल डेरिवेटिव्स अमित त्रिवेदी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और शानदार तेजी की हैट्रिक हमने बाजार में आज भी लगते हुए देखी है, जैसा कि मोमेंटम बना हुआ है। आस्था, अगर आपसे मैं क्लैरिटी लेना चाहूं, देखिए जो तेजी हम देख रहे हैं साफ तौर से एक जो आम कारण जो सब बता ही रहे हैं वो है एफआईएस की खरीदारी जो एक बार फिर से हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे घरेलू ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हमारे बाजार को एक फील गुड फैक्टर सा मिला हुआ है। और नए साल के 3 कारोबारी दिन अभी तक हमने गुजार लिए हैं, तीनों में हमने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार होते हुए देखा है। जीएसटी कलेक्शंस की मैं बात करूं, बेहतर ऑटो नंबर्स की मैं बात करूं, जो आरबीआई की रेट हाइक की डिले की मैं बात करूं, पीएमआई में हमने एक्सपेंशन की जो गतिविधि है उसे कंटिन्यू होते हुए देखा है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो एक तरह से लीड कर रही है, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े जो कि हमने रिकॉर्ड स्तर पे आते हुए देखे हैं, ये सारे ऐसे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एफआई की खरीदारी जो हम देख रहे हैं शुरू हो चुकी है एक बार फिर से, उसके मोमेंटम को आगे बढ़ा रहे हैं। आस्था।
इवनिंग कविता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल यहाँ पे सही जितने भी फैक्टर्स बताए हैं उसकी वजह से हमने घरेलू बाजार में एक तेजी देखी है। और एक चीज और है कि जो इनफैक्ट बाहर के मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स हैं, जिनके से हम सबसे ज्यादा क्यूज लेते हैं, वहां पे भी एक तेजी लौटी है और वो तेजी की वजह से हम इंडिया में भी उसका असर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल एज वेल एज लोकल दोनों ही फैक्टर्स इस तेजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो तेजी है ये आगे जारी रहनी चाहिए। 18,200 तक के भी स्तर हमें आने वाले कुछ समय में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो राय यही रहेगी कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें निफ्टी में। और पॉसिबल टारगेट्स जो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आ सकते हैं वो 18,200 से 210 के रहेंगे। 18,200 का आप टारगेट देख रही हैं, बहुत शानदार। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर अगर मैं समझना चाहूं तो अमित मुझे ये बताएं कि जो फ्लाइंग गीज का पैटर्न अक्सर तमाम टेक्निकल कम्युनिटी में चर्चा होती रहती है, ये किस तरह का पैटर्न है और इसको देखते हुए जो सेक्टर्स ऑलरेडी रनअप दिखा चुके हैं, क्या उनमें भी उनसे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनमें भी हम आगे आते हुए तेजी देखेंगे? टेक्निकल चार्ट्स पर बाजार का मोमेंटम लेवल्स के लिहाज से कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 18,200 आस्था बोल रही हैं, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? जी, अगर पहले अगर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो एक कंसिस्टेंट अप मूव ये देखने को मिला है। बट ये वीक का जो अप मूव है वो लार्जली जो मूवमेंट देखने मिले ये वीक में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स। तो निफ्टी में जो मेजर वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी में जो हिसाब से रिसेंटली मोमेंटम देखने मिला है, मुझे लग रहा है कि मोर और लेस ये ऑलमोस्ट 9% का रैली देखने मिला है रिसेंट रो से निफ्टी में। तो थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, निफ्टी में। बट शिफ्टिंग रेंज हायर 17,700 के जो लेवल है निफ्टी में, 17,700 के जो लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट बन सकते हैं। तो थोड़ा भी अगर इंट्राडे डिक्लाइन या फिर कल या परसों थोड़ा भी डिक्लाइन देखने मिलता है 17,800 या फिर 17,750 के आसपास, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बाजार आगे आपको बेहतर लेवल्स और दिखा सकता है। कल हम जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी है, क्या रणनीति और किस तरह से बैंक निफ्टी में हम सुस्ती देखेंगे या तेजी देखेंगे, मैं आप दोनों से पूछूं उससे पहले बाजार के जो जानकार हैं उनकी क्या राय है वो एक बार सुन लेते हैं। तो आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन मानते हैं कि अप्रैल के आखिर तक निफ्टी जो है 22,000 तक जा सकता है। सेक्टर्स के लिहाज से मेटल्स, बैंक, कंस्ट्रक्शन शेयरों में उन्होंने अच्छी खासी उम्मीद जताई है। तो आपको कहा था डर के आगे जीत है और जो डर में लेगा वही पैसा कमाएगा। हो गया ना, आपके सामने जो बेचने वाले थे वही बायर बन गए। और अभी तो शुरुआत है सर, अप्रैल एंड में 22,000 जाएगा और इस बजट से पहले 18,500 का आपको टारगेट दिखेगा। एंड आपके सामने याद है आपको 34,750 था बैंक निफ्टी, आपको कहा था 37,500 जाएगा। देखिए आज ही हो गया है। तो कोई दो राय नहीं, अच्छा मान लीजिए। मेटल्स, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, इन स्टॉक्स में तो तेजी है और अभी भी मैं बहुत कायम हूं कि मार्केट इज गोइंग टू सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। साथ ही दूसरी ओर मार्शल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी का कहना है कि ओमिक्रॉन के कारण सप्लाई चेन में दिक्कत दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में निवेश के बढ़िया मौके हैं। उनको कौन कौन से शेयर पसंद है, एक बार जान लेते हैं। Focus on the underlying business, focus on the dhanda, as we say it in Hindi, and see whether the business continues to grow at a good pace. As long as the business continues to grow at a good pace, it's not, in a way, paradoxically, it's not my job or my colleagues' job to jump up and down about the share price. The share price inevitably follows. If you were to take HDFC, if you look at HDFC's 3-year, 5-year, 10-year, 20-year returns, they have faithfully tracked HDFC's book value per share. There's obviously volatility. So, for example, when ILFS happened, there was a needless volatility in HDFC Bank shares. But our job is to look through that and focus on the underlying franchise, the compounding in book value per share, which continues to be pretty healthy in HDFC Bank's case, or for that matter, in Kotak Bank's case or Bajaj Finance's case. And hence we stay invested and keep our eye on the ball being the underlying business, the ball not being the share price. The fund manager's job is not to stare at the share price and jump up and down, reacting to the share price.
चलिए, कल की तैयारी के लिए आपको हम स्पेसिफिक स्टॉक्स बताएं। उस बीच एनएसई के एक इवेंट पर विक्रम लिमिये बात कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। Says November 3rd, 1995, which was the start date of equity trading on NSE. The index took close to 12 years to move from the base value of 1,000 to 5,000 on September 27th, 2007. Subsequently, the next 5,000 index points took close to 9 years and 10 months. From 5,000 to 10,000 on July 25th, 2017. And 3.5 years to move from 10,000 to 15,000 on February 6th, 2021. The all-time high value of the index was 18,604.45 on October 19th, 2021. The current constituents of the Nifty 50 index are from 13 sectors, capturing 63.4% of the free float market cap and 32.5% of the turnover of the entire equity market based on the last 6-month average data ending November 2021. Mirroring the changes in the economy, sectoral representation has also changed over the years. When the Nifty 50 began its journey in 1996, it had no representation from technology and was dominated by consumer companies, public sector banks, and other sectors such as oil and gas, NBFCs, autos, metals, and textiles. While 12 constituent companies have been part of the index since inception, चलिए, कल की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। और अब कल क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी का दिन देख रहे हैं आस्था, ऐसे में कितनी सुस्ती निफ्टी और निफ्टी बैंक में? बेसिकली मेरे हिसाब से तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ा यहाँ पे तेजी ही रहनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी वीकनेस रहती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक हमें भी यहाँ पे एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिले, लेकिन स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की बात करूं, इनफैक्ट निफ्टी बैंक को मुझे लगता है 38,500 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल ना आए, आने वाले दिनों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो अगर कहीं भी कोई गिरावट आती है तो वहां पे निफ्टी में 18,200, निफ्टी बैंक में 38,500 के टारगेट्स के लिए मैं खरीदारी करने की ही सलाह दूं। चलिए, तो लंबी अवधि के लिहाज से तो आप कह रही हैं कि आने वाले समय के हिसाब से 38,500 का टारगेट आ सकता है, लेकिन अमित, शॉर्ट टर्म में और कल के लिए अगर किसी को रणनीति बनानी हो, निफ्टी बैंक में क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए, निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में अगर रिसेंटली देखा जाए तो काफी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है और एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है। ये वीक का अगर देखा जाए तो वीक ऑन वीक बैंक निफ्टी जो है वो एक ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास ऊपर है। तो मुझे लग रहा है मोरलेस यहाँ से थोड़ा एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, जो इनफैक्ट एक्चुअली एक थोड़ा हेल्दी रहेगा। तो माइनर एक करेक्शन भी अगर आता है समवेयर नियर 37,200 37,100 के आसपास, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए। यस, इवेंचुअली मुझे भी लग रहा है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक 38,000 के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी वो सरपास कर सकता है। सो अगेन जो अपॉर्चुनिटी मतलब जो स्ट्रेटेजी जो रहनी चाहिए वो है बाय ऑन डिप्स रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी जो लग रहा है मुझे रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है। चलिए, 37,200 37,100 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, तब खरीदारी करनी है, लेकिन क्या टारगेट्स के लिए? जी, सो अपसाइड पोटेंशियल जो अगर मैं देखूं तो अपसाइड प्रोजेक्शन अगर बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 38,500 से लेके 38,700 है। ये जो लेवल से है जो ये अचीवेबल लग रहे हैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में। चलिए, अगले हफ्ते तक निफ्टी बैंक में अगर आपको रणनीति बनानी है तो 37,200 37,100 के लेवल्स पे खरीदारी करें। 38,500 या 38,700 तक के लेवल्स पर आप मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। लेकिन आईटी पर मैं बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा कमजोर मोमेंटम हमने देखा है आस्था। अगले बुधवार से हम जानते हैं टीसीएस, इन्फोसिस और तमाम दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। क्या अमूमन जो हम कमजोरी देखते हैं नतीजों से पहले, क्या ये वही कमजोरी है, क्योंकि ट्रिगर तो कुछ खास है नहीं? जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि जब भी, और स्पेशली लास्ट 5-6 महीने की मैं बात करूं तो यही एक ट्रेंड हमें देखने में आ रहा है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वो 1 महीने तक चलता है रिजल्ट्स आने के बाद या 2 महीने तक एट द मोस्ट,
और उसके बाद फिर से हमें रैली देखने को मिलती है। तो यही एक रीजन है, नहीं तो आईटी तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही लग रहा है, इसलिए कोई दिक्कत लगती नहीं है। अगर गिरावट भी आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने के बढ़िया मौके ही आईटी सेक्टर में रहेंगे। और उसमें जो मेरी फेवरेट पिक है वो बिरला सॉफ्ट है। बिरला सॉफ्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, 600 के ऊपर किस तरह में इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस पसंदीदा चॉइस है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $2.15 बिलियन के आसपास है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। तो मेरे हिसाब से 2150 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस में भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन ये दोनों जो लेवल्स हैं ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आईटी में हो सकता है कि थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 3 महीने से लंबा होराइजन हो तो ये दोनों काउंटर्स में बिल्कुल पोजीशन क्रिएट की जानी चाहिए। आप क्योंकि लॉन्ग टर्म का सजेशन यहाँ पर दे रही हैं, तो रुपी का जो इम्पैक्ट है वो एक तरह से हम देख रहे हैं कि नहीं पड़ेगा, क्या आपने उसको कंसिडर किया है इस रणनीति में? जी बिल्कुल, मेरे को लगता है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बने हुए हैं आईटी सेक्टर एज अ होल के लिए। बिरला सॉफ्ट जिसकी मैं बात करती हूँ उसका इंटरनेशनल बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, और इन्फोसिस का क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है जो मार्जिन को बढ़ाएगा। तो इसी वजह से ये दोनों काउंटर्स मुझे पॉजिटिव लगते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट और इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में आपकी रणनीति लॉन्ग टर्म। अमित, एक हफ्ते के लिए मुझे अगर भुनाना हो, कमाई अगर मुझे करनी हो इस क्षेत्र में आईटी में, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? आप शायद म्यूट पर हैं अमित। जी, निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 2021 में एक कंसिस्टेंट अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था और एक मेजर आउट परफॉर्मर था निफ्टी आईटी इंडेक्स लास्ट ईयर। आज हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरावट देखने मिली थी। अगर मैं स्टैंड अलोन चार्ट पे देखूँ और अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स को निफ्टी के अगेंस्ट रेशियो चार्ट पे देखूँ तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो मोरलेस फ्रॉम नियर टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर एक दो वीक की अगर बात करें तो मोरलेस थोड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये स्पेस में विप्रो जो है, विप्रो में थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, बिकॉज समवेयर नियर 740 से के लेके 750 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है विप्रो के लिए। तो मुझे लग रहा है विप्रो में थोड़ा माइनर करेक्शन आ सकता है टिल 670 से लेके 660। अगर बाय साइड पे अगर बात करनी है तो ये स्पेस में से आईटी स्पेस में से जो मेरा जो बाय आ रहा है वो आ रहा है HCL टेक लिमिटेड। सो HCL टेक लिमिटेड में अगर थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है समवेयर नियर 1260 के आसपास 1270 के आसपास, तो HCL टेक पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए समवेयर नियर 1220 और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है HCL टेक का वो है 1450। सो इन शॉर्ट थोड़ा नियर टर्म के हिसाब से मिक्स एक्टिविटी पॉसिबल है। HCL टेक जो है वो बाय साइड का कैंडिडेट है और विप्रो जो है वो सेल साइड का कैंडिडेट है। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा मुझे आप से आज जिनमें तेजी देखी है हमने, जैसे कि पेपर हो गए, NBFC और सीमेंट स्टॉक्स हो गए, इन पे भी रणनीति मांगनी है। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो दर्शकों को बताना जरूरी होगा। फ्रेशवर्क्स के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी पाइन लैब्स अमेरिकी बाजार में लिस्टिंग की तैयारी में है और कंपनी ने बैंकर्स की नियुक्ति भी यहां पे कर दी है और लिस्टिंग से पहले कंपनी पूंजी भी जुटा सकती है। पूरी जानकारी हमारी सहयोगी नयनतारा राय दे रही हैं। पाइन लैब्स एक फिनटेक जो नोएडा से शुरू हुआ था और अब उसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन से भी ज्यादा है। वो रेडी हो रहे हैं अपने IPO के लिए। IPO कहाँ होगा? दलाल स्ट्रीट में नहीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट में। तो मतलब फ्रेशवर्क्स के बाद जो एक SaaS का स्टार्टअप था, पाइन लैब्स दूसरा होगा जो जिसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी, जो वॉल स्ट्रीट में जाके लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सूत्रों ने बताया है कि पाइन लैब्स ने बैंकर्स को भी अपॉइंट कर लिया है, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, और सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पाइन लैब्स तो अब एक साइलेंट पीरियड में भी है। कल ही पाइन लैब्स ने अनाउंस किया था कि SBI कंट्री का सबसे बड़ा जो बैंक है, उन्होंने $20 मिलियन इन्वेस्ट किया है पाइन लैब्स में।
लेकिन पाइन लैब्स उसके बारे में भी नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी वो साइलेंट पीरियड में है और पूरी तैयारी हो रही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जल्दी से जल्दी रेगुलेटरी फाइलिंग्स भी शुरू हो जाए। कितना बड़ा आईपीओ हो सकता है? वेल अभी जैसे मैंने आपको बताया पाइन लैब्स की वैल्यूएशन है $3.5 बिलियन और लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि शायद एक और फंड रेज हो सकता है लिस्टिंग से पहले और उस फंड रेज में शायद पाइन लैब्स का वैल्यूएशन तेजी से दौड़ेगा $3.5 बिलियन से $5.5 बिलियन तक और तब आईपीओ होगा। अब हम पाइन लैब्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया नोएडा में शुरू हुआ था, अब एक लीडिंग मर्चेंट कॉमर्स प्लेयर बन चुके हैं। आप सबने उनकी मशीनें भी देखी होंगी, दुकान में होती है, मर्चेंट्स इस्तेमाल करते हैं, किरानाज यूज़ कर रहे हैं पाइन लैब्स की, तो वो उसका पॉस मशीन उनकी है, सॉफ्टवेयर मशीन भी उनकी है और जो ज़्यादा ग्रोथ भी जो वो देख रहे हैं वो बाय नाउ पे लेटर में है। बाय नाउ पे लेटर तो आजकल एक कुछ बहुत ही बड़ा फैड भी बन चुका है और वो बाय नाउ पे लेटर इंडिया में भी कर रहे हैं और अब्रॉड भी कर रहे हैं, ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त आ गया है वीआईपी शेयर्स जानने का। एक एक करके दोनों ही मेहमान से हम उनकी रिकमेंडेशंस लेंगे जो वो आज देंगे वीआईपी शेयर्स में। तो आस्था बताएं आपने कौन से स्टॉक्स को पिक किया है? जी कविता, देखा जाए तो एक अपडेट देना चाहूंगी। लास्ट टाइम जब हमने ये शो किया था लास्ट वीक तो 2 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, शॉर्पनर इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, दोनों में ही मेरे टारगेट्स आ चुके हैं। शॉर्पनर इंडिया में 9500 का टारगेट था जो आज ही अचीव हुआ है और वर्धमान टेक्सटाइल में 2540 का टारगेट था जिससे अचीव हुए 2-3 दिन हो गए। लेकिन शो क्योंकि हम आज कर रहे हैं तो एक अपडेट देना चाहूंगी। दूसरी तरफ आने वाले दिनों के लिए जो मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक वो है ग्लोबल स्पिरिट्स। यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। कोई भी डिप आता है क्योंकि आज भी बहुत तेज था ये काउंटर, तो अगर थोड़ा बहुत डिप आए तो बिल्कुल वहां पे खरीदारी करनी चाहिए 1530 के आसपास। इसमें जो टारगेट्स पोजिशनल टारगेट जो रहेंगे वो 1700 से लेके 1750 के रहेंगे और एक ये पोजिशनल कॉल है तो एक हफ्ते के हिसाब से या 8-10 दिन के हिसाब से ही कॉल दी जा रही है। चलिए तो पोजिशनल कॉल ग्लोबल स्पिरिट्स में टारगेट है 1750 का। अमित बताएं आपके वीआईपी शेयर्स की रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन है वो बाय साइड पे है। स्टॉक का नाम है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड में अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ हफ्तों से काफ़ी कंजेशन फेज में ये स्टॉक फंसा था, बट लास्ट वीक में और ये वीक में जो पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू ये स्टॉक में देखने मिला है, जो हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है, मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से भी और बिल्ड हो सकता है वोल्टास में। तो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है। सो समवेयर नियर एक थोड़ा भी इंट्राडे डिक्लाइन मिलता है समवेयर नियर 1240 के आसपास, तो वोल्टास लिमिटेड बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1210 पे और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बंद रहे वो 1300 बंद रहे फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और अगर इसको होल्ड भी अगर करते हैं तो 1350 के लेवल्स भी वोल्टास में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वोल्टास और टारगेट आप यहाँ पे दे रहे हैं 1300 का। एक स्पेस जहां पर मुझे बात करनी है, आस्था सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपको लगता है कि ऑटो एंसिलरीज आने वाले कुछ दिनों में हॉट सेक्टर हो सकता है? यहाँ पर कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो आप रेकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर्स में तो ऑटो कंपनियों में तो हम तेजी देख रहे हैं, हमेशा हमने देखा है कि इस तरह का इम्पैक्ट उससे जुड़ी कंपनियों पर भी होता है। ऑटो एंसिलरी कितना पार्टिसिपेट करेंगी इस तेजी में? देखिए कविता, ऑटो एंसिलरी भी अच्छा लगता है और ऑटो स्पेस भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से जो चिप शॉर्टेजेस का ये यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है और अभी मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 साल लग जाएंगे इस मुद्दे को सुलझने में, क्योंकि जो नई कैपेसिटीज लगेंगी वो सब में 1-2 साल लगता है। चिप शॉर्टेजेस ओवरऑल है और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तो बहुत डिमांड बढ़ी है, तो उसका असर हमें एक ऑटोमोबाइल कंपनी पे देखने को मिलेगा और रिलेटिव इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल एंसिलरी पे भी आएगा। लेकिन फिर भी एक ऑटोमोबाइल एंसिलरी जो मुझे पसंद आती है ईवी स्पेस पे, शॉर्पनर इंडिया, जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल पे रेकमेंड किया था, इनफैक्ट टारगेट भी आया, उसमें मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए 9800 9900 तक के भी लेवल से काउंटर दिखा सकता है। दूसरी तरफ मिंडा इंडस्ट्रीज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, तो ऑटोमोबाइल एंसिलरी में मिंडा इंडस्ट्रीज में भी एक बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड लॉन्ग टर्म में हमें ये काउंटर दिखा सकता है। समय बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास, जल्दी से कोई शॉर्ट कॉल ऑटो एंसिलरी में।
अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? समय खत्म हो गया है, मैं आपसे शॉर्ट कॉल चाह रही थी ऑटो एंसिलरीज में। जी, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं थी। ओके, सो ऑटो इंसिलरी में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रीकॉल पे ध्यान रखना चाहिए। प्रीकॉल का जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली जो करेक्शन देखने मिला वो भी समवेयर नियर 110 के आसपास एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सो प्रीकॉल पे ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। समवेयर नियर 120 से लेके 115 जो है एक बाइंग जोन है, वहां पर बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 110 के नीचे, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहे प्रीकॉल के लिए वो बन रहे 135 से लेके 140। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया उनके ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।